नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं हूं अर्जुमंद अली खान और आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का जायजा लेने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी बेहिसी पर BYC ने किया इस्लामाबाद धरना खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तानी फौज की बमबारी का निशाना बन रहे बेगुनाह पश्तूनों के खानदान। और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह मुतासिर पूरा पाकिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के बलोच कौम के तय बेहिस रवैये को लेकर हो रही शदीद फजीहत का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर तवील अरसे से सरापा एहतजाज बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से धरना खत्म किए जाने से सामने आए। एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान। काबिल गौर बात यह रही कि BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाई में इस्लामाबाद में 2-2.5 महीने से चीखों पुकार करते रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन, लेकिन पाकिस्तानी फौज के कठपुतली बने हुकूमती ऐवान और अदल इंसाफ की अलामत अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट तक लापता बलोचों के लवाहिकीन की फरियाद सुनने से कासिर रहे। यही वजह रही कि बलोच यकजहती कमेटी की लीडर नादिया बलोच ने पाकिस्तान के इंसानी हुकूक इदारों की अपील पर 74वें रोज इस्लामाबाद में जारी एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। गुज़िश्ता 2 माह से जारी हमारे एहतजाजी कैंप के हवाले से रियासती बेहिसी और नफरत अंगेज रवैये को मद्देनजर रखते हुए सीनियर बलोच लिकारी और हमारे बुजुर्ग उस्ताद मोहम्मद अली तालपुर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुनीज़ा जहांगीर, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के आमना मसूद, मारूफ वकील और इंसानी हुकूक के नुमाइंदा ईमान मजारी और दीगर दोस्त व अहबाब मुसलसल हमसे इस कैंप को ख़त्म करने की दरख्वास्त करते रहे हैं। हमने दर्ज बाला अहबाब और अपने हमदर्दों की अपील पर गौर और मशावरत के बाद अपने इस्लामाबाद के एहतजाजी कैंप को ख़त्म करने का फैसला किया है। ताहम हम लवाहिकीन अपने प्यारों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को मुख्तलिफ तरीकों से जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च के मनाजिर हैं उस रोज के जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इंसानी हुकूक के मारूफ पैरोकार चंद रोज कबल इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मजालिम का सामना करते हुए तवील अरसे से मुसलसल धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन के बुलंद हौसले की जमकर सताइश की। और इन तमाम शख्सियात ने इस्लामाबाद धरने की क़यादत कर रही बलोच यकजहती कमेटी की लीडर नादिया बलोच को धरना खत्म करके बलूचिस्तान लौटने का मशवरा दिया। हम इसलिए आए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वफ़द कि हम समझते हैं कि आपकी स्ट्रगल आपके लिए कितनी ज़रूरी है और आपके भाई बेटे खामन जब तक घर नहीं आएंगे तो आपके दिल को आराम नहीं आएगा। मगर हम ये भी समझते हैं कि इस स्ट्रगल का एक और रूप भी होना चाहिए, इसको एक और रुख भी इख्तियार करना चाहिए और हम चाहेंगे कि हमारी बहनें इस तरह सड़कों पे जिसे कहते हैं ना एक अनएंडिंग तौर पे ना बैठी रहें। हम चाहते हैं कि आप फिर से अपने घरों को जाएं, अपने बड़ों से मुशावरत करें और एक नई स्ट्रगल का जो है वो आगाज़ करें, एक नए अंदाज का आगाज़ करें। हम इसलिए आज आए हैं कि हम आपको इतने दिनों से देख रहे हैं तकलीफ़ में, मगर हम चाहते हैं कि हम किसी और तरीके से जो है इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। लोगों ने अपनी इस जद्दोजहद से और 70 दिन की इस जो आपने बैठक की है, यहाँ बैठकर आपने 2 चीज़ें साबित की हैं ऑलरेडी। एक तो कि पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला संगीन है, रियासत इससे चश्मपोशी नहीं कर सकती।
اور دوسرا آپ نے ثابت کیا اپنی 70 دن کی اس جدوجہد سے کہ ریاست بے حس ہے، خاموش تماشائی ہے. تو یہ پیغام واضح طور پر چلا گیا ہے. آپ کی آواز جو ہے پوری دنیا سن رہی ہے. آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ریاست آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو لوگ اپنے حقوق کے لیے جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ آخری سٹیج میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. اس موقع پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر اور اپنی بڑی بہن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت دیگر سینئر بلوچ لیڈران کے خلاف کوئٹہ میں چلائے جا رہے دہشت گردی کے مقدمات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر عالمی برادری کی خاموشی پر شدید تنقید کی. نادیہ بلوچ نے کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی کی بلوچستان میں بڑھتی ریاستی بربریت خصوصاً بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سبھی لیڈران بغیر کسی چارج شیٹ کے 22 مارچ 2025 سے کوئٹہ جیل میں قید ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبر بلوچ، صبغت اللہ شاجی، گلزادی بلوچ اور بیبو بلوچ اور وہ سیاسی کارکن ہیں جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رہنما بلوچ قوم کے حقیقی عوامی نمائندے ہیں اور اکثریتی بلوچ عوام انہیں اپنی نمائندہ قیادت مانتی ہے. ریاست نے حقیقی عوامی نمائندوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو من گڑت اور جعلی مقدمات میں پچھلے 6 ماہ سے قید میں رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ طلبہ تنظیموں کے کارکنان ڈاکٹر مہرنگ سمیت دیگر رہنماؤں کی بازیابی کے لیے بلوچستان کے مختلف حصوں میں پاکستان کے خلاف آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے مارچ 1948 سے آزاد بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج کے خلاف انقلابی نعرے بلند کر رہے ہیں. کیونکہ بلوچ قوم بھی اب بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے مکمل علیحدگی اور آزادی مانگ رہی ہے. اب بات پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی، کیونکہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی پرزور مخالفت ہو رہی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج نام نہاد آپریشن کی آڑ میں دہشت گردوں کی محفوظ آماج گاہوں کی بجائے قبائلی پشتونوں کے مکانوں پر بمباری کر رہی ہے. نتیجتاً پاکستانی فوج کی جنگی طیاروں سے بمباری میں بے گناہ قبائلی پشتون مارے جا رہے ہیں. پاکستانی فوج نے امریکی ڈالر کے لالچ میں خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں اپنے ہی پالے طالبان دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد آپریشن بہت تیز کر دیا ہے. لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج طالبان دہشت گردوں کی آماج گاہوں کے بجائے قبائلی پشتونوں کے گھروں پر بمباری کر رہی ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے ایسا ہی تازہ حملہ خیبر پختونخوا کے لکی مروت علاقے میں کیا گیا. پاکستانی فوج کی اس بمباری کے نتیجے میں کئی مقامی پشتونوں کے مکانات نیست و نابود ہو گئے اور پورے علاقے میں خوف و دہشت پھیل گیا. میں نے یہ گھر بنا رہا تھا 2015 سے لے کر تقریباً 2020-21 تک یہ کام جاری رہا. ابھی تک ہم یہ اس کوشش میں تھے کہ ہم اس گھر میں منتقل ہوں گے، لیکن منتقل نہیں ہوا تھا. گاؤں میں رہائش پذیر تھے. تو یہاں پہ رات کو جہاز آئے 12 بجے تقریباً یہاں پہ بمباری کیا، اور پھر ہم کو یہ محسوس ہوا کہ آواز آئی. ڈر اور خوف کے مارے ہم گھروں میں گھس کر کمروں کے اندر سو گئے. جب صبح نکلے تو گاؤں میں یہ چیز پڑی تھی جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں.
और जब इधर आए तो हमारे घर वीरान पड़ा था। देखा कि 4 कमरे सारे सब कुछ तबाह, इर्द गिर्द गोल चारदीवारी समेत। और ना हमें दहशतगर्दों के साथ कोई वास्ता है, ना कोई इसके साथ जोड़ा है। हमारा एक भाई FC में है, दूसरा चाचा नायब सूबेदार है, FC से अभी रिटायर हुआ है, पेंशन अभी तक नहीं लिया है। तशवीशनाक बात ये रही कि लकीब मरवत में हमले से चंद रोज कबल पाकिस्तानी फौज ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले खैबर की तेरावादी में भी JF-17 जैसे जंगी तैयारे से बमबारी की। हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी फौज की जानिब से देर रात को मातरे दरा नामी देहात में की गई इस बमबारी में कई कबायली पश्तून खानदानों के आबाई घर मिस्मार हो गए और आधी रात को गहरी नींद में सोए हुए दर्जनों बेगुनाह पश्तून खानदान मलबे के ढेर में दफन हो गए। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत ने कई बेगुनाह पश्तूनों के मासूम बच्चों और खवातीन तक को हलाक कर दिया। यानी जितनी भी ऑपरेशन हुई, खासकर जो मर्ज एरिया और खैबर पख्तूनख्वा में 21 ऑपरेशन में 21 ऑपरेशन का कोई नतीजा निकला। अभी 22वां ऑपरेशन चल रहा है। इमरान खान की ये क्लियर डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि इस सूबे में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा। उसने चीफ मिनिस्टर साहब को भी वजाहत की है और डायरेक्शन दी है कि इस सूबे में अगर ऑपरेशन कामयाब होना था तो 21 ऑपरेशन के बाद अमन होनी चाहिए थी। हमारी आवाम जो है ना इस वक्त इस ऑपरेशन से और बदगमनी से तंग आ चुकी है। वादी तेहरा में पाकिस्तानी फौज के हवाई हमले में 2 दर्जन से ज्यादा बेगुनाह पश्तूनों की हलाकत और मुताद्दिद जख्मी होने से मुतासरा खानदानों समेत पूरे इलाके में गम और गुस्से की आग भड़क उठी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की दिफाई हुकूमत फौजी बमबारी में मारे गए पश्तून बच्चों और खवातीन को तालिबान दहशतगर्द बताती रही। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली पश्तूनों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल मुतासरा पश्तून ही नहीं बल्कि खुद खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला अली अमीन गड्डापुर तक ने पाकिस्तानी फौज के हमलों में बेगुनाह पश्तूनों के कत्ले आम की पुरजोर मजम्मत की। आम शहरियों की शहादत है, हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने हमेशा उस पर आवाज उठाई है। हम इसको पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर ये बार बार हो रहा है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ इस तरह भी जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मोटर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सके। लेकिन अपना जो स्टांस है हमारा जो एक स्टांस है इस बारे में कि इसकी जंग को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए, वो यही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये मसले का हल नहीं है। और इसमें खास तौर पर अगर कोई भी शहरी इसमें होता है तो इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह 27 के जलसे में इसके ऊपर भी बात होगी। अफगानिस्तान की सरहद से मुल्का खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत को लेकर मुतासरा पश्तूनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लिहाजा बेइत्मीनानी के आलम में मुतासरा कबायली पश्तूनों ने पाकिस्तानी फौज की छावनियों और चेक पोस्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरे तेज कर दिए हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों में शामिल निहत्ते कबायली पश्तूनों पर सीधी फायरिंग की जा रही है और पुरअमन एहतजाज में शामिल कबायली पश्तूनों को आए रोज टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये वफाक की गलत पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से ये खून आज जहाँ बह रहा है।
दहशत गर्दी सूबे में बढ़ी है, सिर्फ इसलिए बढ़ी है कि जो पॉलिसी अपनाई गई है 2022 के बाद वो गलत है। अफगान हुकूमत को धुतकारा गया है, अफगान मुहाजिरीन को धुतकारा गया है, कबाइल की बात नहीं सुनी गई, अफगान अवाम की बात नहीं सुनी गई। अगर एक भरपूर मिलिट्री ऑपरेशन होगा, उस पे जब लोग वहाँ से सिविलियन आबादी को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको दूसरे इलाकों में भेज दिया जाएगा, तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के पास अपने जहाज़, अपने टैंक, अपनी तोपें इस खौफ व ख़तर के बगैर इस्तेमाल की जा सकेंगी कि किसी सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंच रहा है। तो जो नैरेटिव है दहशत गर्दों का, वो मर जाएगा। नैरेटिव दहशत गर्दों का कामयाब इसीलिए है कि वो ह्यूमन शील्ड लेके उन शहरी और देहाती इलाकों में बैठे हुए हैं जहाँ पे लोकल आबादी है, उस लोकल आबादी की ये आड़ लेते हैं और ये दावा करते हैं कि हम भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पहले यहीं रहते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम जिहाद करने अफगानिस्तान चले गए और अब वापस आए हैं, तो अपने इलाकों में वापस आए हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली पश्तूनों ने अब अपने आपसी इख्तलाफात भुलाकर खुद को मुत्तहिद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इन कोशिशों का वाहिद मकसद खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों पर जबरदस्ती काबिज पाकिस्तानी फौज और उसके पाले तालिबान दहशतगर्दों को अपनी मादर वतन की सरजमीन से खदेड़ना है। कबायली पश्तूनों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने ही उनके पुरअमन इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों के लिए तरबियती कैंप चलाए और TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को पाल पोस कर बाज आबाद किया। लेकिन अब वही अपने आका पाकिस्तानी फौज की छावनियों पर दिन दहाड़े हमले कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। यही वजह है कि TTP के दहशतगर्दों के खौफनाक हमलों को लेकर पाकिस्तानी फौज की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। नतीजतन पाकिस्तानी फौज बौखलाहट में बेगुनाह कबायली पश्तूनों को निशाना बनाकर उन्हें दहशतगर्द बता रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई पर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI और वकला तंजीमों की जानिब से लाहौर में हंगामी सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार की सरबराही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर एतजाज अहसन और लतीफ खोसा जैसे सीनियर वकला ने की। इस सेमिनार का मकसद रहा पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ वकला तहरीक चलाने की हिकमत अमली पर गौर व खौस करना। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा समेत कई सीनियर सहाफियों ने खिताबात किए और अपने खिताबात के जरिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी खुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया की आज़ादी पर बढ़ते हमलों के खिलाफ इनकलाबी वकला तहरीक चलाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों को लेकर सहाफती तंजीमों में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। काबिल गौर बात यह है कि इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुनाकिद किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अड़ियाला जेल के बाहर सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच पर बर्पा किया गया तशद्दुद। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज सहाफती तंजीमों के अहदेदारों ने रावलपिंडी में सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच के साथ मारपीट करने वाले PTI के कारकुनों से माफी मांगने का मुतालबा किया और ऐसा न करने पर अदालत से रुजू करने की धमकी दी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सरकारी अस्पतालों में माकूल तिब्बी सहूलियात न होने से बेशतर मरीज और उनके रिश्तेदार शदीद मुश्किलात का सामना करने की शिकायत करते रहे।
متاثرہ مریضوں کے خاندانوں اور سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے جدید طبی سہولیات کی کمی کے لیے حکومتی مالی بے ضابطگیوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ لوگوں نے کہا کہ پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت صحت سہولیات آپ کی دہلیز تک پہنچانے کے دعوے کرتی ہے، لیکن پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں زمینی حقائق حکومتی دعووں کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ پورے صوبے میں سیلابی تباہ کاریوں کے سبب ڈینگی، ملیریا اور ڈائریا میں مبتلا مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن پنجاب کی دارالحکومت لاہور سمیت دیگر بڑے شہروں تک کے سرکاری اسپتالوں میں جدید آلات اور ادویات تک موجود نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف وکلاء برادری کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہ احتجاجی مظاہرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیر سمیت 5 سینئر ججوں کی برخاستگی کے خلاف کیے گئے، لیکن ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ واجد گیلانی اور کچھ سینئر وکلاء آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لہٰذا اس پر واجد گیلانی نے 60 وکلاء کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ آخرکار خود جسٹس طارق محمود جہانگیر سمیت 5 ججوں نے سپریم کورٹ میں جا کر اپنی برخاستگی کے خلاف سماعت کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ اس موقع پر جسٹس طارق محمود جہانگیر اور ان کے ہمراہ دیگر ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے اپنی برخاستگی کو لے کر میڈیا کے سوالات کے جواب دینے سے منع کر دیا۔ ناظرین، آخر میں بات خستہ حال معیشت سے دوچار پاکستان میں مچے ہاہاکار کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی ریاستی پشت پناہی نے پاکستان کو دیوالیے پن کے دہانے پر دھکیل دیا ہے، لہذا IMF سمیت کچھ بیرونی ملکوں کے قرضوں پر پاکستانی معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ نتیجتاً پاکستان میں روزی روٹی سے محروم غریب خاندان خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پارلیمنٹ میں رواں مالی برس 2025-26 کے لیے بجٹ پیش کرنے کے دوران سرکاری ملازمین سمیت عام عوام کو مہنگائی سے راحت دلانے کے بلند بانگ دعوے کیے تھے، لیکن حسب دستور پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپتلی PM شہباز شریف کی حکومت کے تمام دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری ملازمین ہی نہیں بلکہ عام پاکستانی شہری اور تاجر تنظیمیں تک حکومت مخالف احتجاج کر رہی ہے۔ پاکستان کی سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی نااہل حکومت نے پورے ملک کو دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچا دیا، لہذا بے روزگاری اور مہنگائی سے ازیرن غریب خاندان خودکشی کرنے تک پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ملک میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اور یہ بھی لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے برائے فروخت۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنی افسوس کی بات ہے کہ مجھے بتایا کہ بچوں کو کتنے مشکل سے پالا جاتا ہے، کتنے مشکلات کا سامنا کر انہیں پڑھایا جاتا ہے، ان کو کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے بیچاروں کے ساتھ، مگر ایک وقت آتا ہے جب وہ کیا نام ہے کام کے لیے یا کاروبار کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے تو بیچارہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سفارش کے بغیر کام کوئی دنیا میں نہیں ہوتی، اور مہنگائی کی وجہ یہی ہے کہ کیا نام مہنگائی بڑھ رہی ہے، گھروں میں راشن نہیں ہے لوگوں کے، لوگ بھیک مانگنے میں مجبور ہو چکے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے یہاں پر۔ راشن شاپ پہ جاؤ تو چیزیں مہنگی پڑ جاتی ہے، چینی ابھی کتنی مہنگی ہو گئی ہے جو لوگ خرید نہیں سکتے اس کو، کافی لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں اس سے، کیونکہ یہ چیزیں مہنگی ہوتی رہے گی تو لوگ چوری ڈکیتی اور یہ کئی وارداتوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے۔ وہ اس لیے کریں گے کہ کیا نام جب جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو آخرکار کرے گا کیا؟ والدین بھی کہتے جاؤ بیٹا کام کرو، وہ بیٹا کس طرح کام کرے گا؟ مجھے یہ بتاؤ، تنخواہیں ہے نہیں، فیکٹریاں ساری بند پڑی ہوئی ہے، اس ملک میں تو ہر چیز بند ہوتا جا رہا ہے، کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، جو
चीनी, आटा, घी, जो चीज़ें सब महंगी होती जा रही है, तो बच्चा क्या करे, वो कहाँ से कमा के लाएगा? उसकी तनख्वाह कितनी होगी आखिरकार? 10 से 15,000, 20,000 होगी, और कितनी होगी? आपको पता है बिजली के बिल कितने आते हैं? आपको पता है बिजली के बिल आते हैं कोई 15,000, 16,000। उस बेचारे की तनख्वाह 20,000 होती है, वो 15-16,000 रुपये बिजली का बिल भरेगा और गैस का बिल भरेगा, तो इसमें ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा? वो किराए का मकान होगा, तो किराए के मकान आपको पता कितने महंगे आजकल, 20,000, 25,000 रुपये किराया देना पड़ता है। तो ये किराया वो बेचारा कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से लेकर आएगा? आखिरकार वो चोरी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? आखिरकार वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके बगैर तो वो जी नहीं सकता है। तो वो लाजमी दूसरी तरफ हाथ मारेगा, जहाँ उसको कामयाबी मिलती है वहीं जाएगा वो। काम तो शहर के अंदर है नहीं, गवर्नमेंट जॉब देखो, गवर्नमेंट जॉब है इस मुल्क के अंदर नहीं है। आप जहाँ भी जाओ तो सिफारिश लगेगी या पैसा लगेगा। पैसा दोगे तो आपका काम भी होगा, आपका कारोबार भी होगा, आपको नौकरी भी मिल जाएगी यहाँ पर। मगर ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है अभी। यहाँ पर कुछ नहीं इस मुल्क के अंदर, बस लॉलीपॉप है। लोग बस लोगों को अभी प्रेस क्लब पे देख कितने लोग मुजाहिरीन है, टीचर आते हैं सारा दिन, क्योंकि उनका काम कारोबार नहीं है। उनको क्या ना भर्ती नहीं किया जाता, भर्ती होते भी उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। जब तनख्वाह नहीं मिलती है वो क्या करेंगे? सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो फिर कहाँ निकलेंगे वो लोग? या आपके घरों में आएंगे, ये जगह जाएंगे वो लोग बेचारे। तो मेरा क्या नाम है, हुकूमत वक्त से एक मुतालबा करता हूँ, खुदा के लिए जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दो, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करो। ये कब तक ज़िंदगी इस तरह गुजारेंगे? आप चाहते हैं कि चोर डाकू बने या डकैत बने? आप चाहते हैं आप लोग ये? तो खुदा के लिए इनके साथ इन पे दादरसी की जाए, इन पे हाथ रखा जाए, ताकि ये अपना काम कारोबार बखूबी कर सके। इस तरह तो ये बेचारा मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही मुतालबा है कि खुदा के लिए इन चीज़ को थोड़ा रोकथाम किया जाए और उनको नौकरी दी जाए, इनका कारोबार को वसी की जाए, ताकि बेचारा काम कर सके, अपने पाँव पे खड़े तो हो सके। वालिदैन पूछ तो सके, बेटा आप माशाल्लाह हक़ हलाल की रोज़ी कमा के लाए हो। तो हक़ हलाल की रोज़ी वो कहाँ से कमा के लाएगा जब उसको कुछ मिलेगा नहीं? जब उसको कुछ मिलेगा तो वो घर में भी बखूबी उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे खुशहाल रहेंगे। जब वो काम कारोबार नहीं होगा, बच्चे किस तरह खुशहाल रहेंगे? बच्चे बेचारे लोगों के घरों में भीख मांगेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।